वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने NaCl का कोई एक मोल लिया और उसका मैंने सॉल्यूशन बनाया। NaCl का मैंने कितना मोल लिया, एक मोल, और इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके एक मोल में कितने पार्टिकल है, Na पार्टिकल, मतलब ये हमने कैलकुलेट किया। लेकिन होगा क्या, जब आप NaCl को पानी के अंदर डालेंगे तो जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। अगर इसका Na एटम का Na पार्टिकल थे तो ये भी Na हो जाएगा, ये भी Na हो जाएगा। हम मान के क्या चल रहे थे कि जो हमने एक मोल NaCl का सॉल्यूशन बनाया था उसमें Na पार्टिकल है, लेकिन NaCl डिसोसिएट जब हो गया Na प्लस और Cl नेगेटिव में, तो एक Na पार्टिकल नहीं, एक Na हम मान के चल रहे थे, लेकिन वो हो गए कितने, 2 Na पार्टिकल। और अब याद करिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने कल डिफाइन किया था, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend upon the number of solute particle, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। तो सॉल्यूट का जो आपके पास सॉल्यूट के जो पार्टिकल है अगर वही चेंज हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये था मेरे पास, मान लीजिए अगर डिसोसिएशन हो रहा है। इसी तरह अगर मान लीजिए मेरे पास एक ए मॉलिक्यूल दूसरे ए मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो रहा है, दो मॉलिक्यूल ने मिलकर क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया, एसोसिएट हो गए दो मॉलिक्यूल मिलके, तो इसका 1 मोल हमने लिया था और 1 मोल किसके बराबर था, Na पार्टिकल के बराबर। तो हमने Na पार्टिकल लिए थे और ये कितने बना रहा है, Na ए हमने लिया था 2A, तो ये कितने बनाएगा, Na/2 पार्टिकल बनाएगा। तो यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के चेंज हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या बोलता है, लिखेंगे सभी, वेंट ऑफ फैक्टर में लिखेंगे दिस फैक्टर takes into account when या after number of particle after dissociation and association. This factor takes into account number of particle after association or dissociation. एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। अब देखिए मान लीजिए जो आई होगा उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर
एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये है फॉर्मूला जिससे हम वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। ये वो फॉर्मूला है जिससे हम वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है सबको? ये वो फैक्टर है जिससे हम वेंट ऑफ फैक्टर को, ये वो फॉर्मूला है जिससे हम वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। अब हमारे पास दो केस बन गए। फर्स्ट है मेरे पास एसोसिएशन, या फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी डिसोसिएशन स्टार्ट करते हैं, नॉट एसोसिएशन। पहले हम स्टार्ट करते हैं डिसोसिएशन। तो जब भी कोई पार्टिकल डिसोसिएट होगा या जब भी कोई आपको मॉलिक्यूल गिवन होगा वो डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करेंगे भाई? इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। दैट इज जो वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू होगी वो डिसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। ये पूछा जा चुका है एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फॉर डिसोसिएशन द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। ठीक है? तो डिसोसिएशन में क्या रहा था, हम एक मॉलिक्यूल ले रहे थे, जब हमने उसको पानी में डाला तो वो डिसोसिएट हो रहा था, और डिसोसिएट होने के बाद क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होगी अब वो इक्वल टू 1 नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, क्या ले लिया भाई हमने? NaCl। तो जब NaCl लिया तो NaCl को जब हमने पानी में डाला तो एक इसमें टूटेगा Na प्लस Cl नेगेटिव, इसमें टूटेगा भाई। NaCl को जब हमने पानी में डाला तो एक इसमें टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब मान लीजिए व्हेन T इज इक्वल टू 0, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ था T इक्वल टू 0, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, व्हेन T इज इक्वल टू 0, मान लीजिए इसके जो मेरे पास मोल थे वो कितने थे? A, और ये तो मेरे पास कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, 0 0। अब यहां पे हम देखेंगे व्हेन T इज इक्वल टू T, जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो इस टाइम के ऊपर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा किस चीज को बताएगा? यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। आपने 1 मोल लिया था, उसका कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो चुका है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड। तो ये क्या हो जाएगा? हमने भाई स्टार्टिंग में A मोल लिया था, इस A में से A अल्फा डिसोसिएट हो गया और इसका A अल्फा बन गया और इसका A अल्फा बन गया। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, A इज द इनिशियल मोल, इनिशियल स्टार्टिंग में जब T इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल मोल कितने थे मेरे पास, या इनिशियल पार्टिकल कितने थे मेरे पास? A। और आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए मेरे पास? कितने हो गए आफ्टर डिसोसिएशन? A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा। तो कर लीजिए A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, तो कितने हो गए मेरे पास? A इंटू 1 प्लस अल्फा, A इंटू 1 प्लस अल्फा हो गए। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू I। तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। कितने हैं मेरे पास? A इंटू 1 प्लस अल्फा। कितने हैं? A इंटू 1 प्लस अल्फा। इनिशियल कितने थे मेरे पास? A।
ए से ये गायब, तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस अल्फा। तो क्या आ गया मेरे पास आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, एंड अल्फा इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। मैंने बोला था फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, परसेंटेज की वैल्यू 0 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में होती है। ठीक है, तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, मान लीजिए 100% डिसोसिएशन हो गया, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1, एक कितना है अभी मेरे पास, तो मैंने कुछ कर दिया, 1 प्लस अल्फा, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आई कितना आ गया मेरे पास, आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे थे। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जब डिसोसिएशन होता, मैंने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, तो देख लीजिए पहले मेरे पास कितने पार्टिकल थे, एक पार्टिकल था, एक मोल था, अब मेरे पास एक दो मोल हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो चुके हैं। तो n की वैल्यू भी कितनी है इस रिएक्शन के लिए, 2। n किस चीज को बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो आप यहां पे अगर देखें तो जो आपके पास डिसोसिएशन वाला केस होगा उसमें हमेशा i और n की वैल्यू इक्वल होगी। यहां पे देख लीजिए i आपके पास 2 आ रहा है, n भी आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, i भी आपके पास 2 आ रहा है और n भी आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर i हैज मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू n नंबर ऑफ पार्टिकल। किसके लिए, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिसोसिएशन नॉट एसोसिएशन। ये सिर्फ डिसोसिएशन के लिए i का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, n के इक्वल। देख लीजिए जब हमने अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करी तो i की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आ गई, n के बराबर। क्लियर है सबको। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। जैसे मेरे पास है MgCl2 AlCl3 Al2SO4 थ्राइस। जल्दी से आप लोग वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे सबके लिए। आई की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताइए जल्दी से। पहले में 3, तो ये किस किस में डिसोसिएट होगा, Mg +2 +2 Cl एक्टिव। तो जब T इज इक्वल टू 0 तो मैंने A मोल मान लिए, दिस इज 0 and 0। व्हेन T इज इक्वल टू T, तो ये हो गया मेरे पास A माइनस A अल्फा, दिस इज A अल्फा एंड दिस इज 2A अल्फा। तो इनिशियल मोल थे मेरे पास A और फाइनल हो गए मेरे पास A प्लस 2A अल्फा, दैट इज A इंटू 1 प्लस 2 अल्फा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, I इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय A। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, और अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे n की वैल्यू भी कितनी होगी भी, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। देखिए कितने, आपने एक पार्टिकल लिया था, कितने में डिसोसिएट हो गया, 1 और 2 3। ठीक है, जिसको ये
डिसोसिएट करने नहीं आता वहां से भी देख सकता है, कोएफिशिएंट देख सकता है। Mg का कोएफिशिएंट 1 है और Cl2 का कोएफिशिएंट 2 है। तो डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल हो जाएंगे अपने पास? 3। यहां से भी डायरेक्ट देख सकता है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 3। इसके लिए भाई दिस इज, हाँ बोलो बोलो जल्दी से। हमेशा पॉसिबल होता है कि जितने आयंस होंगे उतना उसका, हाँ डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए ओनली फॉर डिसोसिएशन, ओनली डिसोसिएशन, हाँ ओनली फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, दिस इज a 0 0 a माइनस a अल्फा, a अल्फा 3a अल्फा। तो इनिशियल हो गया मेरे पास a, टाइम t के ऊपर हो गया मेरे पास a 1 प्लस 3 अल्फा। तो i इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा, ये आ गया भाई आपके पास। और i इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा, और यहां से अगर मैं i की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूं, सॉरी अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूं, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? i इज इक्वल टू 4। और n की वैल्यू भी कितनी थी इसके लिए? देखिए 3 और 1 4, n की वैल्यू भी कितनी थी इसके लिए? 4। हम जनरल रिलेशन बनाने वाले हैं, बार बार नहीं लिखेंगे हम, इसलिए मैं ये 3 4 यहाँ पे कर रहा हूं। इसको भी देखिए भाई, ये Al2 SO4 होल थ्राइस भी, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये आपके पास डिसोसिएट होगा 2 Al प्लस 3 SO4 2 माइनस। तो ये आपके पास A 0 0, दिस इज A माइनस A अल्फा 2A अल्फा एंड 3A अल्फा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको स्टार्टिंग में जब आपने इसके इनिशियल पार्टिकल को ऐड किया तो A फाइनल आ गया अपने पास A इंटू 1 प्लस 4 अल्फा। और यहां से I कितना आ गया मेरे पास? 1 प्लस 4 अल्फा। और अगर अल्फा की वैल्यू 1 तो I इज इक्वल टू 5। मतलब I का मैक्सिमम वैल्यू मैंने बोला था किसके बराबर होगा? n के बराबर। और n भी कितना है मेरे पास यहाँ पे? 2 और 3 5। n सबको कैलकुलेट करने आना चाहिए भाई। अब हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें n की, n आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए सबको। तो ये आ गया मेरे पास I का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब मेरे पास n की वैल्यू 2 थी तो I किसके बराबर आ रहा था? 1 प्लस अल्फा। अब देखिए मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं। जब n की वैल्यू 2 थी NaCl के लिए तो I आया था मेरे पास 1 प्लस अल्फा। जब n की वैल्यू 3 थी तो I क्या गया? 1 प्लस 2 अल्फा। जब n की वैल्यू 4 थी तो I कितना गया मेरे पास? 1 प्लस 3 अल्फा, मतलब एक कम आ रहा है। जब मेरे पास n की वैल्यू 5 थी तो I कितना आ रहा है? 1 प्लस 4 अल्फा। तो देखिए इन जनरल जो डिसोसिएशन के लिए हम लिखेंगे, इन जनरल I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो हर जगह आ रहा है। जब I n का वैल्यू 2 था तो I क्या था? 1 प्लस अल्फा, मतलब एक कम। जब n का वैल्यू 3 था तो 1 प्लस 2 अल्फा, एक कम। तो दिस इज n माइनस 1, एक कम आ रहा है। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। और अगर आप यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। और अगर आप यहां पे अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दें
तो I इज इक्वल टू किसके बराबर, इससे ये गायब हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो I इज इक्वल टू n। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल आ गया भाई। I और अल्फा में क्या रिलेशन है, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी कल हम इसको करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा हमारा उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप लोग रिवीजन करके आए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? देखिए भाई, कल हमने जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था और उसमें जो लास्ट हमारा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर उसको हम कंप्लीट करेंगे आज। वेंट ऑफ फैक्टर में हमने दो पार्ट देखे थे, एक एसोसिएशन दूसरा डिसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। और इसमें डिसोसिएशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई क्या होता था हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस हमने कंप्लीट कर लिया था। डिसोसिएशन में हमने देखा था जब हमने एक मॉलिक्यूल लिया था और डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर रहे थे भाई, इंक्रीज कर रहे थे। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे थे, मीन जो आई की वैल्यू थी वो क्या थी भाई अपने पास, इज ग्रेटर देन 1। और आई की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, आई की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर थी, n के बराबर। ये भी हम देख चुके थे। जैसे मेरे पास है कोई एग्जांपल, A gave n B। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट ये है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब टाइम 0 था तो मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल था इसका, एक मोल था इसका। When t is equal to 0, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो हमारे पास जो रिएक्टेंट था उसका एक मोल था और प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, 0। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया किसी टाइम के ऊपर, when t is equal to t, तो हमने बोला था अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, and is defined as fraction of 1 mole dissociated। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, आगे यूज होने वाले हैं बार बार। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स में यूज होने वाला है, ये इक्विलिब्रियम में यूज होने वाला है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाला है। तो अल्फा को ध्यान रखेंगे सभी। अल्फा मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएट, आपने 1 मोल लिया था, उसका कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो चुका है, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। क्लियर है? मान लीजिए मैं डिसोसिएशन का जनरल एग्जांपल कर रहा हूं, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको कल बता भी दिया था, कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो मेरे पास A का कितना मोल था, 1 मोल, ठीक है। जब मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया किसी टाइम के ऊपर, when t = t, मतलब कोई टाइम, तो क्या हो जाएगा, इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो चुका है और इसका n अल्फा बन चुका है। तो इनिशियल मोल कितने थे मेरे पास, 1, और जब मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया किसी टाइम t के ऊपर, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास भाई, ये हो गया मेरे पास, यहां पे लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ इनिशियल मोल, नंबर ऑफ इनिशियल मोल कितने थे मेरे पास, 1, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया मेरे पास, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1, अल्फा दोनों में कॉमन है, प्लस अल्फा तो कॉमन आ गया, और ये कितना बच गया मेरे पास, n माइनस 1। तो यहां से I इज इक्वल टू, I किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं मेरे पास, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल कितना था मेरे पास, 1। तो I इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर का जो जनरल इक्वेशन आ गया मेरे पास, वो आ गया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये याद रखेंगे भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ वेंटो फैक्टर फॉर डिसोसिएशन कितना गया, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। मान लीजिए हमारा जो हमने मॉलिक्यूल लिया था उसका 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो आई किसके बराबर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, 1 से 1 गायब, तो ये आ गया मेरे पास i इज इक्वल टू n। और यही चीज मैंने आपको बताई थी, डिसोसिएशन के केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है i का, n के बराबर। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर हम इसका सेकंड केस देखते हैं, एसोसिएशन। तो करिए जल्दी से। ठीक है, चले ले लीजिए भाई इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट केस है मेरे पास, सेकंड केस है भाई अपने पास एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो जैसे मान लीजिए मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे और वो 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होके एक में कन्वर्ट हो गए, तो क्या हो जाएगा भाई, जब भी अपने पास एसोसिएशन का केस होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, एंड फॉर एसोसिएशन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं तो जो वेंटो फैक्टर होगा, दिस इज लेस देन 1, I इज लेस देन 1। ठीक है, क्लियर है सबको। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है
मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन के बारे में सुना होगा सबने भाई। जैसे डाइमराइजेशन में मेरे पास है एसिटिक एसिड। क्या है भाई मेरे पास? एसिटिक एसिड। तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या हो गया भाई? डाइमर बना दिया उन्होंने, एसोसिएट हो गए। तो अगर आप यहां पे देखें कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा डायल माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर डायल प्लस चार्ज। यहां पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर डायल माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर डायल प्लस चार्ज। यहां पे भी हाइड्रोजन के ऊपर डायल प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर डायल माइनस चार्ज। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पे डायल माइनस और कार्बन पे डायल प्लस। तो क्या हो जाएगा, जब आपने दो मॉलिक्यूल जो आपके पास एसिटिक एसिड के थे, इनको जब आप लोगों ने बेंजीन में डाला, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, दिस मॉलिक्यूल इन बेंजीन विल फॉर्म डाइमर। अब डाइमर क्यों बनाएगा? रीजन है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड इन बेंजीन विल फॉर्म डाइमर। रीजन क्या है? रीजन है आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई के अंदर। जब बेंजीन के अंदर डालेंगे तभी डाइमर बनाएगा। अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें? CH3CO नेगेटिव प्लस H+ में। लेकिन अगर बेंजीन के अंदर डालेंगे तो डाइमर बनाएगा, एसोसिएशन होगा। तो ये चीज नोट करनी है आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड इन बेंजीन विल फॉर्म डाइमर। अगर रीजन पूछा जाए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है सबको? तो हम डाइमराइजेशन का सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2A चेंज हो रहा है A2 में। 2A किसमें चेंज हो रहा है? A2 में। मतलब दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, एसोसिएट हो गए। एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो when t is equal to 0, जब t इक्वल टू 0 होगा तो हमने इसके मोल कितने मान लिए? ये a ही रखेंगे आप। अभी मैं इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज सबको। स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू 0, इसको हम हमेशा a मान के चलेंगे। अगर एक रिएक्टेंट है, अगर दो रिएक्टेंट है तो AB, अगर तीन रिएक्टेंट है ABCD, अगर चार रिएक्टेंट है ABCD। तो जब t इक्वल टू 0 तो मान लीजिए इनिशियल मोल कितने थे? a, और a कितना था? 0। when t is equal to t, जब आपके पास t क्या हो गया? t, तो ये क्या हो गया? दिस इज a माइनस a अल्फा, ठीक है, एंड दिस इज a अल्फा बाय 2। तो इनिशियल मोल कितने थे मेरे पास? a। जब टाइम t हो गया तो कितने हो गए? a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा बाय 2। और ये कितना हो गया? a माइनस a अल्फा बाय 2। क्या ये हो गया?
और अगर यहां से ए कॉमन ले लें तो a इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो अगर हम यहाँ पे वेन ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए, a इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2, a इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन कितने मोल थे, a, तो a से a गायब, तो ये आ गया मेरे पास कितना आ गया भाई, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। I कितना आ गया 1 माइनस अल्फा बाय 2। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है अपने पास, n कितना लेंगे, स्टार्टिंग में कितने मोल लिए थे आपने 2, तो n आप कौन सा लेंगे यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। n कितना है यहाँ पे 2। अब मान लीजिए कि 100% 100% एसोसिएशन हो रहा है, तो 100% एसोसिएशन का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1, और अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 तो I इज इक्वल टू, I किसके बराबर हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 बाय 2। I इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो देखिए when n इज इक्वल टू 2 I इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1 बाय n। जैसे डिसोसिएशन के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I क्या था, n, इसी तरह एसोसिएशन के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I क्या हो सकता है, 1 बाय n। कितना हो सकता है, 1 बाय n, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ट्राइमराइजेशन का। ट्राइमर बना रहा है कोई मॉलिक्यूल, तो बनाइए जल्दी से। ट्राइमराइजेशन में जैसे मेरे पास है 3A, या सेकेंड एग्जांपल है मेरे पास ट्राइमराइजेशन। तो क्या है भाई अपने पास 3A, ये किसमें ट्राइमर बना गया और चेंज हो गया A3 में। तो when t इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे हम इनिशियल मोल तो हमेशा ये मान के चलेंगे, एंड प्रोडक्ट को अपने पास अभी बना नहीं होगा तो 0, एंड when t इज इक्वल टू t, तो दिस इज हमें ये हमेशा वही a माइनस ए अल्फा ही होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन प्रोडक्ट साइड में कोएफिशिएंट क्या होगा, उसको अफेक्ट करेगा। मैंने आपको सिखाया था, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 3, तो दिस इज a अल्फा बाय 3। ये मैंने आपको मोल 1 में सिखाई हुई सारी चीजें। तो यहाँ पे इनिशियल मोल कितने आ गए मेरे पास, a, फाइनल या आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल आ गए मेरे पास, a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाय 3। करिए इसको कैलकुलेट, कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास a माइनस कितना आ गया भाई 2a अल्फा बाय 3, ये आ गया क्या। और अगर a कॉमन ले लें तो ये आ गया a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, ये आ गया। तो अब क्या करिए, I का जो वैल्यू है, I का जो फॉर्मूला है उसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन A इंटू 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन A, तो A से ये गायब, तो अपने पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, मान लीजिए 100% एसोसिएशन होगा, तो I का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाय 3, 1 माइनस 2 बाय 3, और ये आ गया मेरे पास कितना 1 बाय 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, तो n की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 3। n की वैल्यू कौन सी लेनी है, जो आपने स्टार्टिंग में लिए होंगे मॉलिक्यूल। तो
अगर मैं जनरल रिलेशनशिप बनाना चाहूं तो जनरल रिलेशनशिप क्या बन जाएगा मेरे पास, इन जनरल I इज इक्वल टू 1। देखो 1 तो हर केस में मिलेगा आपको। पिछले वाले केस में जब n की वैल्यू 2 थी तो I कितना आ रहा था, 1/2। जब n की वैल्यू 3 है तो I कितना आ रहा है, 1/3। और जब n की वैल्यू 2 थी तो ये कितना आया था मेरे पास, 1 माइनस अल्फा/2। तो 1 और अल्फा तो हर केस में रहेगा, तो 1 और अल्फा तो हर केस में रहेगा, and this is 1 minus n minus 1. तो this is general relation for association. ये क्या हो गया आपके पास, जनरल रिलेशन फॉर एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मैं जनरल रिलेशन भी यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ, उसकी डेरिवेशन भी बता देता हूँ कैसे आया है। अपने पास क्या था, n मॉलिक्यूल it will associate into this molecule when t is equal to 0। जब t आपका 0 था तो मैंने मान लीजिए एक मॉलिक्यूल लिया, एक मोल लिया, and this is 0। when t is equal to t तो ये कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास, दिस इज अल्फा बाय एन, अल्फा बाय एन आ जाएगा। तो इनिशियल मोल कितने थे मेरे पास, 1। आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल हो गए मेरे पास, 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो यहाँ पे अल्फा अपने पास कॉमन है, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 अल्फा, ये आ गया अपने पास। और बस कुछ नहीं है, अब तो वैल्यू फॉर्मूला के अंदर डाल दीजिए। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 अल्फा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1, ये गायब। तो I कितना हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 बाय एन। और यहां से अगर इसको और रीअरेंज करें तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एन माइनस 1। डिसोसिएशन के केस में 1 बाय एन की जगह क्या था अपने पास, n। बस ये डिफरेंस है, यहाँ पे 1 बाय एन, वहां पे n। ठीक है, क्लियर है। तो ये जनरल इक्वेशन आपको, ये जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एसोसिएशन के लिए भी, डिसोसिएशन के लिए। क्लियर है, इसको कॉपी करिए। फिर हम देखते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अभी तक हमने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ना तो एसोसिएशन हो रहा था ना तो डिसोसिएशन हो रहा है। अगर हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, एसोसिएशन भी होगा, डिसोसिएशन भी होगा। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो I is not equal to 1, Van't factor is not equal to 1 for abnormal colligative property। तो अब क्या होगा, उस इक्वेशन में कुछ चेंज होने वाला है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो वेक्टर फैक्टर I इज इक्वल टू
आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सेकंड क्या होता है, I मतलब वेंटो फैक्टर इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीपी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से अगर हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू I इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ भी नहीं होगा, जो हमने डेरिवेशन डिराइव करे हैं उसको I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है व्हेन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन टेक प्लेस, दैट इज I इज नॉट इक्वल टू 1। अब I या तो नॉट इक्वल टू 1 का मतलब या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्या थी मेरे पास RLVP, उसमें जो भी फॉर्मूला थे, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हमने उसमें डिराइव किया था P नॉट PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए। तो क्या हो जाएगा, इसको I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला इसके अंदर PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, I से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इसी तरह एक और फॉर्मूला था हमारे पास PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA। तो क्या कर दीजिए, इसको भी वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला में चेंज आ गया। अब जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मान के चलेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मान के चलेंगे वही एग्जाम के अंदर, इसलिए अब I की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी होगी आपको। अगर I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड था मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई बोल रहे हैं कुछ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था मेरे पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ये था भाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एबनॉर्मल पढ़ेंगे हम तो I से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कोई चेंज नहीं होने वाला, तो I इंटू केबी इंटू एम। इसी तरह नेक्स्ट था अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या था हमारे पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। तो इसको भी क्या कर दीजिए, I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर था हमारे पास पाई इज इक्वल टू CRT। तो अब हम क्या करेंगे, इसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। दिस इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लियर है सबको? तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। पहले हम जो सॉल्यूशन मान के चल रहे थे वो नॉर्मल सॉल्यूशन मान के चलते थे कि जिसमें ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। लेकिन अब मैंने आपको बताया कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जैसे NaCl, हम मान के क्या चलते हैं, हमने उसका 1 मोल लिया है, लेकिन पानी के अंदर डालते ही वो Na+ और Cl+ मतलब उसके तो 2 मोल बन गए, तो उसका क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। और अपने को बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल,
If number of solute particle will change, colligative property will also change. Solute particle चेंज हो गए, colligative property भी चेंज हो गई. तो अब हम abnormal colligative property को पढ़ेंगे. कुछ भी नहीं करेंगे, I से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, जितना भी एक्सप्रेशन अपने पास आएगा. एक और फॉर्मूला होता है अपने पास में I कैलकुलेट करने का. होता है अपने पास I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सॉल्यूट के मोलर मास में रिलेशन देखा जाए यहां से, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है एसिटिक एसिड, अगर मैं इसका मोलर मास की बात करूं, अगर मैं इसका मोलर मास की बात करूं, नॉर्मल मोलर मास की बात करूं, नॉर्मल मोलर मास की बात करूं, तो कितना हो जाएगा? अभी 2 कार्बन तो 24, 4 हाइड्रोजन 26 और 2 ऑक्सीजन 32, तो दिस इज 60. इसका जो नॉर्मल मोलर मास होगा वो कितना होगा? 60 ग्राम. लेकिन अगर मैं इसके बोलूं कि इसका एबनॉर्मल मोलर मास, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 60. ये 60 से ज्यादा भी हो सकता है, 60 से कम भी हो सकता है. कैसे? अपने को देखना पड़ेगा एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है. ठीक है, अगर एसोसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा? अभी एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ेगा, और अगर डिसोसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा? मोलर मास कम करेगा. क्यों? एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1, और समथिंग डिवाइड बाय लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज करेगा. और डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू क्या होती है? 1 से बड़ी होती है. तो समथिंग डिवाइड बाय मतलब 1 से बड़ी जो भी टर्म होगी उसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मोलर मास वहां पे 60 से कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है. इसमें एक और चीज बचा है भाई अपने पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जिसको हेनरी लॉ हम बुलाते हैं. उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं इसमें. जैसे आप लोग लिखेंगे, लिखिए सभी. लिखिए भाई, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉलोइंग. फर्स्ट है डेसीमोलर पोटासियम फेरोसाइनाइड, डेसीमोलर पोटासियम फेरोसाइनाइड जिसकी अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 75% एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड. सेकंड है आपके पास
सेकंड क्या है, 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन in benzene at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट करेंगे सभी जल्दी से और आंसर बताएंगे मुझे। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। अब आई पता नहीं है अपने को भाई, अब 100% डिसोसिएशन हो रहा होता तब तो आप आई की वैल्यू कितनी ले लेते, इसका कोएफिशिएंट 4, इसका कोएफिशिएंट 1, और आपको पता भी है K4 FeCN6 ये कैसा कंपाउंड है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आपके पास लिखी हुआ है कॉम्प्लेक्स है वो तो डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, 4K प्लस FeCN6, एक मिनट, 4 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे I कितना है, I यहाँ पे 5, लेकिन ये I5 आप तब लेते when अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब 100% डिसोसिएशन हो रहा होता, लेकिन उसने तो खुद ही बोल दिया अल्फा ये है। कितना आंसर आया भाई आपका, 12.315 नहीं, आई की वैल्यू कितनी पुट करी आपने, आई की वैल्यू कितनी पुट करी भाई आप लोगों ने, आई की वैल्यू 4। कैलकुलेट करते हैं, ये डिसोसिएशन वाला केस है, डिसोसिएट हो रहा है भाई, तो I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब n की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 5 है भाई, 5, तो 1 प्लस 5 माइनस 1, और अल्फा कितना गिवन है आपको, 75%, मतलब 3/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 1 प्लस 4 इंटू 3/4, 4 से 4 गए तो i इज इक्वल टू 4, i कितना आ गया मेरे पास 4, तो i की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू 4, सी कितना गिवन है आपको, डेसिमोलर, डेसिमोलर का मतलब 1/10, ठीक है। आर की वैल्यू 0.08 इंटू टेम्परेचर 227 प्लस 273, 500 केल्विन, इससे एक आए तो कर लीजिए भाई, ये आ गया 40, 160 बाय 10, दिस इज 16 ATM, 16 ATM भाई, क्या यही आया सबका, यस सर, ठीक है। 16 ATM आंसर आना चाहिए, चेक करो, चेक करिए सभी, यहां पे कैलकुलेट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में पूछा जाता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को नोट बना के लिखवा दिया था कि एसिटिक एसिड हो चाहे बेंजोइक एसिड हो, जब भी सॉल्वेंट बेंजीन होगा, तो जब भी आप इसको बेंजीन के अंदर डालते हैं तो इट फॉर्म डाइमर, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एसिटिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म डाइमर, ठीक है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आपको
क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी एसोसिएशन वाला, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एन की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए होंगे आप लोगों ने स्टार्टिंग में, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, अल्फा कितना लेंगे 100%, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इंटू 1, तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आ गया भाई आपके पास, अभी 0.5 मतलब 1/2, यही आ गया क्या, तो पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू आ गई 1/2, सी कितना गिवन है आपको 2 मोलर, आर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.08, टी आपको गिवन है 27 मतलब 300, तो ये इससे गायब हो गया, ये इससे गायब हो गया, तो ये आ गया आपके पास 24 ATM। ठीक है, क्लियर है सबको, तो 24 ATM चेक करिए, जिसको प्रॉब्लम है बताइए मुझे। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी, pH of 0.01 molar HCl is 3, pH of 0.01 molar HCl is 3, आपसे बोल रहा है फाइंड आउट आई फाइंड आउट करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए जल्दी से कैलकुलेट। करो भाई जल्दी से कैलकुलेट। HCl को जब आप पानी में डालेंगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, N इज इक्वल टू 2, ये समझ आ रहा है ना, डिसोसिएशन होने के बाद हम जो डिसोसिएट आयन होते हैं उनको N की वैल्यू लेते हैं डिसोसिएशन में, और एसोसिएशन में जो हमने स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल लिया होता है, तो N इज इक्वल टू 2, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब अपने को जब अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो I की वैल्यू पता चल जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू के लिए आपको क्या गिवन है, pH ऑफ 0.03 मोलर HCl सॉल्यूशन का 3 दिया है। pH किस चीज को बताता है भाई, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, किस पावर में, 10 की पावर में, तो pH कितनी गिवन है आपको 3, तो H प्लस फॉर्मूला होता है भी H प्लस, या आयन का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है C इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला सभी याद रखेंगे, आयन की कंसंट्रेशन, आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है C अल्फा, चाहे आपके पास H प्लस हो, चाहे OH नेगेटिव हो, चाहे कोई भी आयन हो, उसकी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है C इंटू अल्फा, तो H प्लस pH कितनी गिवन है आपको, pH गिवन है 3, तो H प्लस कितना आ गया 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 3 मतलब 0.001 इज इक्वल टू C गिवन है आपको
0.01 इंटू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01 एंड दिस इज इक्वल टू 0.1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अल्फा आ गया 0.1। अल्फा पता चल गया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, देयरफॉर I is equal to 1 plus 0.1 which is equal to 1.1, तो I is equal to 1.1। क्लियर है? चेक करो जिसको प्रॉब्लम है बताइए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इन विच केस बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, इन विच केस बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, in which case boiling point is maximum। फर्स्ट ऑप्शन है 1 मोलर NaOH, 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर Na3PO4। तो इन विच केस बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। सर सी ऑप्शन है Na3PO4 वाला। देखिए भाई, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने नहीं आता है, ये क्वेश्चन चाहे आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर से पूछा जा सकता है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से पूछा जा सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पूछा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने को पता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। अब देखो ध्यान से देखना, केबी कांस्टेंट है तो उसको हटा दीजिए। मोलैलिटी देखिए सबकी इक्वल है, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, तो मोलैलिटी भी इक्वल होगी। अपने पास क्या बच गया, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई। मतलब इफ आई इंक्रीज तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। आई इंक्रीज करने का मतलब डेल्टा टीवी इंक्रीज करेगा, और डेल्टा टीवी क्या होता था मेरे पास भाई, टीवी माइनस टीवी नॉट इज इक्वल टू आई। अगर आई बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मीन आई इंक्रीज टीवी इंक्रीज। टीवी क्या था भाई हमारे पास यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीवी नॉट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट, और वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से देखिए अगर मोलैलिटी इक्वल है तो सिर्फ आई की वैल्यू चेक करिए, आई का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दो अलग अलग टर्म है भाई, सभी ध्यान से देखेंगे। डेल्टा टीवी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीवी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपसे पूछा गया है वो चेक करना पड़ेगा आपको। तो देखो आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में NaOH किसमें डिसोसिएट होगा, Na++OH नेगेटिव। जिसको डिसोसिएट नहीं करने आता है, मैंने बोल दिया कोएफिशिएंट देख लीजिए, Na का कोएफिशिएंट 1 है, OH का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो N की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, और डिसोसिएशन के लिए N = I, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो N की वैल्यू I के बराबर होगी, तो I कितना हो गया फर्स्ट के लिए 2। अब सेकंड यूरिया, ध्यान से सुनेंगे, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज,
जितने भी सुगर हैं, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे डज नॉट डिसोसिएट इनटू देयर कंपोनेंट आयन। तो जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होंगे, तो डिसोसिएट नहीं होंगे तो एक ही मॉलिक्यूल है यूरिया, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई 1। थर्ड के लिए देखते हैं Na3PO4, Na3PO4 किस पे डिसोसिएट होगा 3Na प्लस PO4 3 नेगेटिव। कितने आयन हो गए भाई 3 और 1 है 4। N की वैल्यू कितनी हो गई 4। मैंने बोला आप यहां से भी देख सकते हैं, देखो इसका कोएफिशिएंट 3 था, इसका कोएफिशिएंट कितना था 1 था, तो N की वैल्यू 4 मतलब I इक्वल टू 4। तो जितना ज्यादा I उतना ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इन विच केस बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, इन विच केस बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। जहां पे मैंने 1 मोलर लिखा था उसको बस मैं चेंज कर रहा हूं, 1% NaOH, 1% यूरिया, 1% Na3PO4। अब कैलकुलेट करिए सभी। केमिस्ट्री में भी पूरे नंबर आते हैं 180 नंबर, अगर आप चीजों को ध्यान रखें बस। तो 1% का मतलब क्या है, 1% का मतलब है 1 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन आएगा 1% NaOH। हाँ 1% NaOH, वेरी गुड। 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 gram of solution। यही तो इसका मीनिंग होगा भाई, क्लियर है? तो इसमें 1 ग्राम सॉल्यूट और जो 99 ग्राम सॉल्ट बच गया आपके पास, वो किसका पार्ट होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलैलिटी देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। केबी को तो हटा दीजिए सबके लिए, लेकिन मोलैलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबके लिए। अब पीछे वाले केस में तो मोलैलिटी इक्वल थी, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, अब गिवन है 1% 1% 1%, तो अब तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आई का वैल्यू है मेरे पास 2 इंटू 1। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम वेट गिवन है आपको सॉल्यूट का 1, इसका मोलर मास होता है 40। नीचे तो वही टर्म रहेगी भाई, अगर हम मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये नीचे वाली टर्म तो सबके लिए इक्वल है, तो इसको भी यहां पे छोड़ दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये आ गया मेरे पास 2/40 मतलब 1/20। सेकंड के लिए अगर करूं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई कितना होगा इस केस में 1 इंटू मोलैलिटी। तो 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1/60 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल, 1/60 मोल किसमें, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। 1 किलोग्राम तो सबके लिए इक्वल है, तो उसको तो रहने दीजिए। तो ये आ गया मेरे पास कितना 1/60। नेक्स्ट है मेरे पास 1% ऑफ सोडियम फॉस्फेट, तो इसके लिए डेल्टा टीबी कितना आएगा, इसका जो आई की वैल्यू होगी कितनी 4 इंटू 1
डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम फॉस्फेट, बताओ भाई जल्दी से, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम फॉस्फेट? 164 164 और 4 बाय 164 है कितना क्या 1 बाय 41, 1 बाय 41 आ गया है भी। तो देखिए अब तो खुद ही डिसाइड कर लीजिए कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है, 1 बाय 20। तो डेल्टा टीवी आपको पता चल गया, तो जितना ज्यादा डेल्टा टीवी उतना ज्यादा टीवी, तो आपके पास आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। तो इसको कॉपी करिए। अगर आपको मोलैलिटी बोला है और मोलैलिटी सबकी इक्वल है तब तो सीधा आई की वैल्यू को चेक करेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज गिवन है तब तो भाई आपको जाना पड़ेगा कैलकुलेशन से, और कैलकुलेशन मैंने बोल दिया नीचे तो 1 किलोग्राम ही रहेगा सभी में, तो उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड जरूर फाइंड आउट करिए, उसको आई से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आपके पास आ रहा है उसको चेक करिए, कंपेयर करिए, आंसर आपके पास। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी बहुत ज्यादा पोस्ट करे हैं। इसको करने का क्या ट्रिक्स होती है लिखेंगे सभी। find out the formula of complex, find out the formula of complex FeCl3 XNH3, find out the formula of complex having 1 molar छोटा m 1 molar concentration, having 1 molar concentration with boiling point 102 degree centigrade, 102 degree centigrade। boiling point of solution आपको गिवन है 102 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको ग्रुप के अंदर भी डाले थे। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आपका जेईई एडवांस में पूछा गया था, जेईई में पूछा गया था, और काफी टाइम पहले नीट में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं करिए जल्दी से। तो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। किसी का आंसर आया हो तो बताओ भाई मुझे। और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो यहाँ पे टीवी की वैल्यू अपने को गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 102 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एयर सॉल्वेंट, पानी किस टेम्परेचर के ऊपर बॉइल करता है 100 पे, इज इक्वल टू आई अपने को फाइंड आउट करना है, के भी अपने को गिवन है 0.5 और मोलैलिटी गिवन है 1। तो दिस इज 2 इज इक्वल टू आई इंटू 0.5 और I इज इक्वल टू 20/5 विच इज इक्वल टू 4। I की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अपने को पता है ये डिसोसिएशन का केस है, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू 1। I की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 गायब
तो n इज इक्वल टू 4, n कितना आ गया 4। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होने चाहिए मेरे पास 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास 4 होने चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास 4 होने चाहिए, इसका मतलब 3Cl तो आपके आयनाइजेशन स्फीयर में होने चाहिए। और मेटल है आपके पास आयरन, और आपके पास क्या बच गया 3Cl। तो 3Cl तो मैंने यहीं पे रख दिया सभी Cl। अब आपके पास क्या बच गया अमोनिया, और आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब NH3 6। तो ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। और इसको अगर डिसोसिएट करें, किसमें डिसोसिएट होगा Fe NH3 6 प्लस 3 प्लस 3Cl। तो देखो n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4, n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4। इसका मतलब 3Cl अपने आयनाइजेशन स्फीयर में होने चाहिए, और एक आपके पास NH3 जो है सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होने चाहिए। और कितने NH3 होने चाहिए 6, क्योंकि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कॉम्बो है कोऑर्डिनेशन और सॉल्यूशन का, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, अरे भाई कुछ तो बोलो। ठीक है, क्लियर है? एक और लिखेंगे, आपको गिवन है 1 मोलर NaCl एंड 1 मोलर यूरिया। आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है किसका, RLVP का। आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा टीवी का, आपको फाइंड आउट करना है टीवी, आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा टीएफ, आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, आपको फाइंड आउट करना है पाई का ऑर्डर। यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं सभी को यहीं पे कराना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। तो करिए जल्दी से। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए भाई आपके पास RLVP क्या होता था P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू I इंटू XP। मैंने बोला I की वैल्यू देखनी है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर NaCl? NaCl के लिए I का वैल्यू कितना हो गया 2, और यूरिया के लिए I की वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जितना ज्यादा I का वैल्यू उतना ज्यादा RLVP। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा RLVP का ऑर्डर बन जाएगा, इसको मान लीजिए मैं A मान देता हूं और इसको मैंने B मान लिया। तो RLVP का ऑर्डर बन जाएगा मेरे पास A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। डेल्टा टीबी मैंने अभी बोला जितना ज्यादा I का वैल्यू अभी जितना ज्यादा I का वैल्यू उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें भी आपके पास ऑर्डर क्या रहेगा A इज ग्रेटर देन B। जितना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें भी क्या ऑर्डर रहेगा A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा B से। इसी तरह डेल्टा TF अगर हम देखें तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। अब देखिए अगर आपको
मोलैरिटी सेम गिवन है, तो केएफ तो कांस्टेंट ही है, तो किसको चेक करना है, आई की वैल्यू को। आई इंक्रीज, डेल्टा टीएफ इंक्रीज, और डेल्टा टीएफ क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। और अगर डेल्टा टीएफ की वैल्यू आई की वैल्यू इंक्रीज करने से बढ़ती है, बट देखिए यहां पे 0 माइनस टीएफ इज इक्वल टू आई, और टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इस चीज को नोट करिए सभी, आई का वैल्यू बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। तो आई का वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, आई का वैल्यू NaCl के लिए ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट फर्स्ट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में तो A इज ग्रेटर देन B, लेकिन TF अगर आपसे पूछा जाए, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए, तो जिसकी आई की वैल्यू कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा। और पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, कंसंट्रेशन भी मान लीजिए आपको 1 मोलर गिवन है, तो जितना ज्यादा आई का वैल्यू उतना ज्यादा पाई का वैल्यू, तो यहां पे भी A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आना है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, इसको बार बार रिपीट करें, कुछ भी नहीं करना है, जो भी चीजें आपको गिवन है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको बस यहां से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, क्लियर है।